कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और हुनर किसी खास वक्त का इंतजार नहीं करता। दिलशाद कॉलोनी के निवासी 77 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर जवाहर इसरानी की प्रतिभा भी इस कथन पर मुहर लगाती है। करीब 10 वर्ष की उम्र से इसरानी भारत के महापुरुषों के डाक टिकटों का संग्रह कर रहे हैं। शोक जुनन के चलते अब तक कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। हाल ही में इंडिया बुक रिकॉर्ड के नाम दर्ज करवाया है। इससे पहले वे वंडर अमेजिंग क्रिएटिव WSC ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके हैं। बताया कि अब तक 55 से अधिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। पाकिस्तान सिंध प्रांत में लकराना शहर में उनका जन्म हुआ। 1997 में विभाजन के समय भारत में अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रहना शुरू किया। लोधी रोड स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। कक्षा 5 में लगभग 10 वर्ष के थे तब अध्यापक डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी ने प्रेरित किया था कि हर बच्चे को पढ़ाई के साथ शौक जरूर पालना चाहिए। उसी दिन से डाक टिकट संग्रह को ही अपना शौक बना लिया। शुरुआत में नजदीकी दूतावासों से और डाक घर में डाक टिकट मिल जाते थे। आहिस्ता डाक टिकट की गिनती बढ़ती गई। जैसे जैसे गिनती बढ़ती गई उसी तरीके से लिफाफे की भी गिनती बढ़ती गई। हर देश का एक लिफाफा बनाया गया। डाक टिकट के लिए एक लिफाफा एक देश के लिए रखना शुरू किया। जब टिकट ज्यादा हो गई तो उनको अलग अलग रखना शुरू कर दिया। अब तक उन्होंने 50,000 से ऊपर डाक टिकट संग्रह कर लिए हैं। वह बताते हैं कि शौक जुनून ने आज कई उपलब्धियां हासिल दिला दी हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेवरो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा विश्व रिकॉर्ड और जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं। और साथ ही ये उपलब्धियां कुछ ऐसे हैं: द हॉनरे डॉक्टरेट डिग्री, PhD, ग्लोबल कॉनकॉर्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी मालदीव से। साथ ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स डिफरेंट थीम्स में। साथ ही इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके बाद वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड एक्सीलेंस अवार्ड 2020, उसके बाद अमेजिंग रिकॉर्ड होल्डर वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम। और साथ ही ऐसे शौक जुनून के चलते अब तक कई उपलब्धियां हासिल भी कर चुके हैं। हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से दर्ज करवाया गया है। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। इस कार्यक्रम में हम लोग आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्तियों से, ऐसे अचीवर से जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से एक समाज में मुकाम बनाया है और समाज को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया है। दोस्तों, जो हमारे आज के मेहमान हैं वो है डॉक्टर जवाहर इसरानी। अक्सर कहा जाता है शौक बड़ी चीज है। लोग शौक के लिए बहुत कुछ करते हैं और उसी शौक के दौरान बहुत अच्छे और कड़वे अनुभव भी उन लोगों को मिलते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर जवाहर इसरानी आज के मेहमान हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा और बड़ा ही पॉजिटिव शौक है। वो अलग अलग देशों के डाक टिकट्स को इकट्ठा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धरती पे 202 कंट्रीज है, देश है, मगर इनके पास 235 देशों के, अर्थात उसमें दूसरे कॉन्टिनेंट्स भी मिला लीजिए, द्वीप भी मिला लीजिए, मतलब धरती पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां की डाक टिकट इनके पास ना हो। डॉक्टर जवाहर सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे इस जगह पे आने का चांस दिया है और आज मैं आपके साथ मुलाकात कर रहा हूं। और बड़ी खुशी के साथ ये बताऊंगा कि ये मेरी बचपन की हॉबी है, डाक टिकट संग्रह करना। और इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे क्लास टीचर थे डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी, जो सिंधी स्कूल, गवर्नमेंट सिंधी स्कूल लोधी रोड में मुझे पढ़ाते थे।
तो जब सर मैं हम लोग पांचवी उस बात को शुरू करें उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो डाक टिकट संग्रह की अचीवमेंट है, ये बेसिकली क्या है, क्या करते हैं आप? ये जो डाक टिकट संग्रह केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, इसको मैं इकट्ठा करता आ रहा हूँ बचपन से। और ये इसको 240 देशों के डाक टिकट मैंने इकट्ठे किए हैं। और इसके अलावा ये कागज का टुकड़ा मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इसको स्टडी करता हूँ। इसके जो मूल जो इम्पोर्टेंस है कि भाई कुछ डिग्नरीज के लिए हैं, कुछ ऐतिहासिक इमारतों के लिए है, और कुछ बर्ड्स का, एनिमल्स का, पेड़ पौधों का, फूलों का, इस तरीके से अलग अलग जो टॉपिक्स हो सकते हैं उनको मैं सेग्रीगेट करके रखता हूँ। और ये मैं लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कागज के टुकड़े के अंदर कितना नॉलेज भरा हुआ है, और लोगों को मोटिवेट करता हूँ किस तरीके से कि भाई जैसे एनवायरनमेंट को बचाना है, रोड को सेफ रखना है, हमको अपना ड्राइविंग बहुत सेफ चलाना है रोड पे, उसके रोड रूल्स फॉलो करने हैं। उस तरीके से हर स्टैम्प को स्टडी करके उसको मैंने अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा हुआ है कि ताकि लोगों तक पहुंचे और लोगों तक उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में। सर ये कमाल का काम आपने किया है, और जिस तरह से आपने मुझे बताया कि 240 कंट्रीज का डाटा आपके पास है, 240 कंट्रीज की जो डाक टिकट है वो आपके पास है। तो अगर मैं बात करूं, जब पहली कंट्री की शुरुआत कैसे हुई इस चीज की, कैसे ये एक जुनून आपके अंदर पैदा हुआ? हाँ, जुनून इस तरीके से पैदा हुआ था जब क्लास में बोला गया कि भाई क्लास टीचर ने हर बच्चे का एक शौक होना चाहिए। उस शौक को मैंने अपने दिल से लगा लिया, और उसमें सबसे पहले जैसे हम स्कूल से घर जा रहे थे तो रास्ते पे एक लिफाफा गिरा हुआ नजर आया, तो उसके ये ऊपर कब डाक की टिकट बात लगा होगी हुआ सर? था। ये 1956 या 1957 की बात है। ओह, मतलब आप कोई 5-6 साल के रहे होंगे। ये 10-11 का। आप 10 साल के थे, ठीक है, तो आपको लिफाफा मिला पड़ा हुआ। हाँ जी। तो वहीं से मैंने पहली अपने ही देश की पहली डाक टिकट मुझे मिली, वहीं से मैंने शुरू किया। तब तो आना, दोन्नी, चवन्नी, 1 पैसा, 2 पैसा का जमाना था। और 1957 के बाद जो है डेसिमल प्लेस शुरू होने से हमारा जो 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, 3 नया पैसा, 5 नया पैसा, 10 नया पैसा ऐसे शुरू हुए। तो सर आप बचपन से ही इस तरह के इस काम में लगे हुए हैं, बट ये आसान काम नहीं दिखता, बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने देश का तो फिर भी आप किसी तरह से डाक टिकट अरेंज कर सकते हैं, मगर दूसरे देशों का किस तरह से अरेंज किया होगा, मुझे सोच के ही बड़ी हैरानी हो रही है। अगर मैं 10 साल के लड़के की बात करूं तो किस तरह से उसने शुरुआत की दूसरे देशों की कलेक्शन करने के लिए? आपने मुझे बताया हम था कि हमें आप पाकिस्तान से आए थे और उसके बाद आपने इधर दिल्ली में रहना शुरू किया। जी हाँ, मैंने आपसे बात में यही बोला था कि भाई मैं जब 5 साल का था तब लगभग मैं पाकिस्तान से यहाँ भारत में दिल्ली में पुराना किला जगह है वहां पर रहना शुरू किया था अपने पेरेंट्स के साथ। तो वहां केवल एक तंबू मिला हुआ था, हम लोग बिल्कुल खाली हाथ आए थे। जैसे आप कई बार पिक्चर्स वगैरह में देखते होंगे कि शरणार्थी लोग कैसे मूव करते हैं, उस तरीके से। और जब हम पढ़ रहे थे तो गवर्नमेंट सिंधी स्कूल के साथ लोधी रोड में जोरबाग एरिया है। जोरबाग में पहले पुरानी जो एम्बेसीज हुआ करती थी, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता वहां से सब शिफ्ट होकर चली गई हैं चाणक्यपुरी में। तो वो घर के नजदीक होने की वजह से वहां पर जाके एम्बेसडर से मिलके, दूतावासों के स्टाफ से मिलके पुरानी टिकट वहां पर जो भी आती थी एनवलप पे लग के हम उनसे ले लिया करते थे। तो शुरुआत ऐसे हुई। और आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, तो इसलिए ये बहुत महंगी अगर देखा जाए हॉबी है। ये शौक बहुत महंगा है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ ऑल हॉबीज, इसको बोलते हैं। जैसे रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो भी डाक टिकट इकट्ठे करते थे, लेकिन उनके लिए आसान था, हमारे लिए रियल सेंस में बहुत टफ था।
तो जब हमने शुरू किया तो एम्बेसी से, दूतावास से मिल जाता था, और घर में जो डाक आती थी, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी या एनवलप, तो उस पे जो भी आती थी उसको हम जमा करके रखते जाते थे। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हमने इकट्ठा करके लिफाफे के अंदर रखना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे एक ही लिफाफे के अंदर 20-30 इकट्ठी रखे तो चिपक जाती थी। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया भाई इसको अलग अलग रखिए, तो फिर मैंने कॉपी में अलग अलग करके रखना शुरू किया ताकि चिपके नहीं, क्योंकि एल्बम खरीदने की उस समय हमारी हैसियत नहीं थी। हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि भाई हम बाजार से जाके एल्बम खरीदें, तो कॉपी में रखना शुरू किया था। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुझे एक शायर की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि ये इंसान चाहे तो आसमान को छू सकता है, मगर फिर भी पाँव जमीन पे रखता है। आप इनकी बातों से इनकी सादगी का अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी इनकी बातों में कहीं से भी कोई घमंड, कोई कोई इस तरह की फीलिंग्स आपको नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल बिल्कुल फ्लो में, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर मगर आप मानिए कि इतने देशों की डाक टिकट इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जज्बे वाला काम है। सर, जैसे आपने कहा कि ये थोड़ा सा महंगा शौक है, हम भी मानते हैं बिल्कुल। और बट क्या कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलती है इस काम के लिए, या कभी ली है आपने? नहीं, फाइनेंशियल हेल्प अभी तक तो मुझे कहीं से मिली नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हम जैसे ही स्कूल, कॉलेजेस या फैक्ट्रीज वगैरह में अपने डाक टिकट संग्रह को अलग अलग थीम्स के ऊपर दिखाते हैं, तो किसी के जेब में 2-3 पड़ी होती हैं तो वो मुझे दे देते हैं, कहते हैं साहब आपके पास तो इतना भंडार है, ये हमारी तरफ से आप रख लीजिए। ऐसे रिलेटिव्स हैं, किसी ने 5 दे दिया, किसी ने 2 दे दिया, किसी ने 1 दिया। ऐसे करते करते ओवर द ईयर्स मेरे पास संग्रह बढ़ता गया है। और अभी बताते हुए हमको बड़ा वो हो रहा है कि प्राउड फील कर रहे हैं कि 50,000 से ऊपर मैंने डाक टिकट इकट्ठे किए हैं, और इनमें हमारे खरीदे हुए बहुत ही कम है, और इसमें बहुत लोगों का बहुत तरीके से कंट्रीब्यूशन है। किसी ने मुझे 1 दिया, 2 दिया, लेकिन हमारा एक कनाडा में फ्रेंड है, उसने अभी रिसेंटली 104 के करीब स्टैम्प्स का एक एल्बम बना के भेज दिया है। तो उस तरीके से लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो चीज मैं खुद नहीं खरीद पाया था, वो दूसरे लोग किसी न किसी वजह से कंट्रीब्यूट करके मेरे संग्रह में बढ़ोतरी करते रहे हैं। कुछ कंट्रीज में मुझे जाने का मौका मिला तो मैं वहां से लेके आया, और जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते थे, टैक्सी करते थे, तो हम हमेशा ड्राइवर को बोलते थे कि भाई कहीं यहाँ पोस्ट ऑफिस नजदीक हो तो पहले हमको उधर से ले चलो, होटल में हम बाद में जाएंगे। तो इस तरीके से शौक बड़ी चीज होती है, तो शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। उस तरीके से हमको डाक टिकट किसी न किसी तरीके से मिलते रहे हैं, और हम उनको अचीव करके अपने संग्रह में जोड़ते जा रहे हैं। तो 50,000 का जो ये आंकड़ा है, ये बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत 50,000, और पिछले 60 सालों से लगभग आप इस काम में लगे हुए हैं। तो सर, जैसे हम लोग फॉरेन की बात करें, तो कभी फॉरेन से जाना भी हुआ है, या फॉरेन की डाक टिकट इकट्ठी करने के लिए स्पेशल आप कुछ गए हो इस तरह से? नहीं, डाक टिकट के लिए स्पेशल जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन ऑफिस के काम से जब भी मुझे जाने का मौका मिला है, तो मैं जैसे कुवैत गया, कोरिया गया, दुबई गया, तो मैं वहां से जरूर खरीद के लेके आता हूँ जो भी पॉसिबल होता है। और प्रोसेस में जो भी यानी कि मिलते हैं इंटरेस्टेड आदमी डाक टिकट के, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई अगर उनके पास हैं तो उनके पास कुछ डुप्लीकेट रहती हैं, मेरे पास भी डुप्लीकेट है, तो मैं अपनी डुप्लीकेट जो है मैं उनको दे देता हूँ, और उनसे जो उनके पास है डुप्लीकेट वो मैं लेके अपने संग्रह को बढ़ाता जा रहा हूँ। और रिलेटिव्स वगैरह ने, मेरी वाइफ ने, या मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने भी किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें बढ़ोतरी की है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोई भी सरकार अगर डाक टिकट जारी करती है तो उसके पीछे का हेतु, पीछे का जो उद्देश्य रहता है, वो किसी शख्सियत को ट्रिब्यूट करने का, या फिर समाज से संबंधित किसी कार्य को प्रगति देने का रहता है। मान लीजिए सरकार शिक्षा के ऊपर बल देना चाहती है, तो वो शिक्षा से संबंधित एक डाक टिकट जारी करती है।
किसी महान आत्मा को, उदाहरण के लिए हम कहें महात्मा गांधी को या रूजवेल्ट को, या किसी देश में अलग अलग जो महान हस्तियां होती हैं उनको कोई ट्रिब्यूट देना होता है, तो उसके नाम की एक डाक टिकट जारी की जाती है। तो इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा काम समाज में एक अच्छी भावना फैलाना, समाज के लोगों को उसके प्रति जागृत करना रहता है। तो सर, जैसे मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, आपने भी बहुत सी समाज सेवा के नाते इस चीज को एक दिशा दी है। इसका प्रयोग आपने समाज के लोगों को, बच्चों को कुछ नई बातें सिखाने के लिए किया है। उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने सुना था कि 45 से ज्यादा आप स्कूल कॉलेजेस में गए हैं। हाँ, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मुझे दिखाने का मौका मिला है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस लगता है कि कई स्कूल्स में हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हैं, उनके बैकग्राउंड में कोई भी उनको इतनी जानकारी नहीं है कि उनकी टिकट भी निकलती रहती हैं। जैसे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हैं या आर्म्ड फोर्सेस वगैरह को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम दिखा दिखा के लोगों में देश के प्रति जो भाव होने चाहिए वो आगे आने चाहिए। तो मैं जहां तक भी पॉसिबल होता है तो आर्म्ड फोर्सेस के और फ्रीडम फाइटर्स के टिकट जरूर साथ में लेके जाता हूँ। एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्रीज वगैरह का जरूर साथ लेके जाता हूँ। वुमेन्स को मोटिवेट करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का, गेम्स का, स्पोर्ट्स का, ब्रेस्ट फीडिंग का, हेल्थ कॉन्शियसनेस का, योगा का, जल बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर मैं लोगों को जोर देके बोलता हूँ कि मेहरबानी करके हम लोगों को अवेयर होना है। जैसे प्लास्टिक है, वेस्टेज जितना भी हो रहा है ये रोड पे फेंक देते हैं, वो चाहे पानी की बोतल है चाहे प्लास्टिक की थैली है, उसे क्या है बारिश के दिनों में वो तैरता तैरता पानी के साथ वो नाली के पास आके जमा हो जाते हैं, तो उससे वाटर लॉगिंग होती है। अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान होता है, हम ही लोगों को रोड पे चलने से तकलीफ होती है। तो मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़े थोड़ा, अगर 100 में से एक आदमी भी समझ गया तो हम सोचते हैं कि धन्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपके इस हौसले को, आपके इस जज्बे को हमारा न्यूज़ 47 की तरफ से बहुत बहुत सलाम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से और आपके थ्रू जो समाज है वो इसी तरह से प्रेरणा लेते रहे। आप मुझे ऑफलाइन बता रहे थे पेड़ों के बारे में, जैसे पेड़ों की आप जो प्रदर्शनी लगाते हैं डाक टिकट की, जिनके ऊपर पेड़ छपे होते हैं, तो उसमें आप कुछ एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। कुछ क्या था वो सर? एक पेड़ के बदले 10 पेड़। पेड़ लगाना नहीं है, संदेश ये है, पेड़ लगाना फोटो खिंचवा दिया, अखबार में डलवा दिया, हमने 10 पेड़ लगा दिए, 1000 पेड़ लगा दिए, उससे नहीं। उन 1000 को प्रोटेक्ट भी करना है, उसको पानी भी देना है, उसको बड़ा करने के लिए अच्छा से जंगला लगाना है और उसकी देख रेख करना है। 1 या 2 आदमी डेली जाके उसको देखें कि किसी ने डैमेज तो नहीं किया है, चाहे वो जानवर है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई व्हीकल तो नहीं उसके ऊपर चला गया। तो इस तरीके से बचा के रखना है। केवल पेड़ लगाना सफिशिएंट नहीं है, उसको बड़ा करना है। तो सर, आपने काम जरूर हॉबी के साथ शुरू किया था, मगर जिस तरह से ये फैला है और 240 कंट्रीज के आपने डाक टिकट इकट्ठे किए हैं, तो आपको रिकॉग्निशन भी मिला होगा, कुछ अवार्ड्स वगैरह के बारे में हमें बताइए। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली कोई भी काम होता है, अगर आपको किसी न किसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहता है तो डेफिनेटली आप और अच्छा से दिल से काम करते हैं। तो हमारे टीचर ने एक ही चीज बोली थी, कोई देखे या नहीं देखे, आपको अपना काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यानी कि एक किस्म से लगे रहो मुन्ना भाई का संदेश है कि भाई अपने काम को जो टिकअप किया है उसको बढ़िया से कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, जैसे शुरू में 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 40 हुआ, तो मैं अपने टीचर से इंटरेक्शन करता रहता था। तो वो बार बार एक ही चीज बोलते थे, ये जैसे जैसे बढ़ोतरी जा रही है रुकना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। तो अभी 50,000 से ऊपर जब डाक टिकट हो गए हैं तो बहुत बहुत लोगों ने इसको सराहा है और रिकॉग्नाइज भी किया है। और जैसे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को एक ही चीज बोलते हैं कि भाई जैसे हमको एड्रेस करने का मौका मिलता है तो हम उनको बोलते हैं सबसे पहले हमको अपने गुरुजी को, जो भी आपके टीचर हैं, मेरे गुरुजी तो मेरे गुरुजी हैं, उसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके जो टीचर हैं उनके लिए
आधा मिनट खड़े होके ताली बजाना है, ताकि Correct. टीचर भी मोटिवेट हो और आपके दिल में एक टीचर के लिए रिस्पेक्ट बनी रहे। उस तरीके से मैं लोगों से शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं उनको बताता हूँ कि ये टॉपिक्स हैं जिनको मैं बारी बारी से लोगों के पास पहुंचता हूँ अपने स्टेप्स के साथ। तो लोग मोटिवेट तो होते ही हैं। अरे मोटिवेट करना और इंस्पायर करना मेरा मेन काम है। केवल डाक टिकट जो है पैसे के लिए मैंने नहीं वो किया है। कई लोग जो है इसको केवल पैसा कमाने का जरिया बनाए हुए हैं कि 10 का 20 लेते हैं, 20 का 30 लेते हैं, लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। कमर्शियल वे से मैंने कभी सोचा ही नहीं। शौक बड़ी चीज है, इसकी कितनी कॉस्ट है। कई लोगों ने बोला आप इसको बेचेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, हमको नहीं बेचना है। हम इनको दिखा दिखा के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। इसरानी साहब, आप फिर से शादी की मिसाल दे गए। जो मेरा क्वेश्चन था वो आप नहीं दिया आपने कि आपको कितने अवार्ड इसके लिए मिले हैं, लेकिन दर्शकों मैं आपको बता देता हूं। शायद वो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, मगर इनको कई यूनिवर्सिटी से ऑनरी डिग्री मिली हुई है और बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। और इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड भी इनके खाते में दर्ज है। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस उम्र में ये हौसला, आप 78 साल के हैं और आपने वो जो लाइन होती है कि एज इज जस्ट ए नंबर, उम्र सिर्फ एक 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 नंबर होती है, आपने उसको चरितार्थ किया है। आज भी वही हौसला, वही स्माइल और आपकी मूछें कितनी शानदार है। ये हौसला कहाँ से लाते हैं? नहीं, ये जो हौसला है ना कि रोज सवेरे मैं हर एल्बम को कुछ ना कुछ उसमें से ढूंढ लेता हूँ नया, और नया नया टॉपिक बनाने का मुझे जब मिलता है मौका, तो उससे मुझे इंस्पायरेशन मिलती है कि भाई हम क्यों चुप बैठे, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर लो। ऐसे करते करते वो जो मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है और लोग जो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो वो बड़ा हौसला होता है। तो इसलिए शौक बड़ी चीज है, पैसा सब चीज नहीं है। पैसे के हिसाब से आई एम पुअर, लेकिन हम लोगों की एप्रिसिएशन भर बार मिल रही है, उसके लिए हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने गुरुजी का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई उन्होंने एक अच्छी चीज के लिए मुझे इंस्पायर किया और मैंने उसको आगे बढ़ाया है। वो तो सर आपके चेहरे पे ग्लो ग्लो देखकर भी लगता है कि आप अंदर से कितने सेटिस्फाई है और कितनी खुशी आपको इस सब कामों में मिलती है। कभी सोचा ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। आप समझ लीजिए, खाली हाथ आए हुए पाकिस्तान से हमने न कभी रिजर्वेशन मांगा है न कभी भीख मांगा है। कि आपने भी नोट किया होगा, सिंधी और सरदार लोग कभी भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। हम जाएंगे, भगवान का हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, आज का दिन भी अच्छा निकल गया। इस तरीके से हम सोचते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड। किसी भी तरीके से हम गवर्नमेंट सर्विस भी कर लिए, पब्लिक अंडरटेकिंग में भी थे और प्राइवेट भी नौकरी किया है, लेकिन कभी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और न कभी रिजर्वेशन ही मांगा है। सर, ये जो काम है जनरली क्या होता है कि जो शौक होता है वो अपना पर्सनल होता है ना, हम लोग अपने लिए करते हैं। परिवार के लोग साधारणतया एक 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 स्थिति आने पर, एक पीक पॉइंट आने पर उससे चिढ़ने लगते हैं या उससे खफा होने लग जाते हैं, क्या तू सारा दिन इन कामों में लगा रहता है। तो क्या इस तरह के चैलेंज आपके साथ भी आए कभी? मैडम ने या बच्चों ने कोई एतराज उठाया हो? नहीं, आपका भी वैसे सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें सच्चाई ये है कि वाइफ हमको बहुत कोऑपरेट करती है, तो उसकी वजह से तो कम से कम ये हॉबी मेरी रुकती नहीं है। रादर मैं अपने हॉबी में बिजी रहता हूँ, चाय भी देके जाती है टेबल और चेयर पे। आपने बोला था, हमेशा टेबल और चेयर पे ही बैठ के काम करता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरे जो पाँव हैं वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम खाट पे बैठ के या बेड पे बैठ के लैपटॉप पे काम करें या उस पे बैठ के टांगे फैला के काम करें। नहीं, मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहता हूँ। तो वो चाय भी रख के जाती है, कई बार मैं चाय पीना भूल जाता हूँ अपने काम में, इतना बिजी हो जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके मैं एक एक स्टेम को स्टडी करता रहता हूँ, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो अभी तो गूगल लेंस का एक ऐप है, तो उसको देख देख के भी मैं उसका करेंसी और उसके डिटेल्स स्टैम्प का लिखता जा रहा हूँ।
बहुत और मजे की बात यह है कि इसमें इतना मजा आता है कि मेरे पुरानी जितनी भी पेपर्स वगैरह थे उसको मैंने कन्वर्ट किया है एल्बम शीट्स में। नॉर्मली लोग जो है स्टॉक बुक्स खरीदने जाते हैं, एल्बम खरीदने जाते हैं बाजार से, तो मैंने वो भी और वो कॉस्ट महंगा भी पड़ता सेव। है। बिल्कुल। हाँ, महंगा भी पड़ता है, तो अब मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए अपना ही जो वन साइडेड पेपर है उसी को यूज करके उसी के ऊपर स्टैंप लगाया है और उसी के ऊपर उसका डिटेल, कंट्री और थीम वगैरह, उसकी करेंसी या उसका डिस्क्रिप्शन मैग्नीफाइंग ग्लास से देख देख के लिखता जा रहा हूँ, तो लोगों को वो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। आप निसंदेह सर एक प्रेरणा के स्रोत है, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि जनरली युवाओं के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो किसी काम में लगते हैं 1 दिन 2 दिन 2 महीना 10 महीना, और उसके बाद वो थकावट महसूस करने लगते हैं, बोरियत महसूस करते हैं और उसको काम को छोड़ देते हैं। मगर जिस तरह से आप पिछले 50 सालों से लगातार एक ही काम में लगे हुए हैं और उसमें आपने इतनी ऊंचाई हासिल की है, ये निसंदेह एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को कुछ प्रेरणा देना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें कि किस तरह से हम लोग अपने काम में लगातार रह सकते हैं, तो प्लीज सर। हाँ, तो प्रेरणा के लिए हम लोगों को एक ही चीज बोलते हैं कि हमारा इतना बड़ा देश है, हम स्पोर्ट्स और गेम्स में बहुत ही पीछे हैं। इतना बड़ा देश जो है ओलंपिक्स की, तो वहां से पूरा पूरा खजाना लेके आना चाहिए, जितने भी पदक है सब हमारे देश में आने चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को स्टेप्स दिखा दिखा के बोलते हैं, इन लोगों की फिटनेस देखिए, इसलिए योगा वगैरह करना बहुत जरूरी है, अपना हेल्थ कॉन्शियसनेस रखना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स और गेम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। टेक्निक अपने आप आएगी, पहले तो बॉडी फिट होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ ओलंपिक्स के और गेम्स के स्टेप्स दिखा दिखा के, लेडीज को भी जेंट्स को भी दोनों को मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिलने चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा सर आपको, आप हमारे कार्यक्रम में आए, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से नई नई कामयाबियों के शिखर को छूते रहें, इसी तरह से मुस्कुराते रहें और आपकी जवानी बरकरार रहे। हमारे हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना बढ़िया मौका दिया है लोगों से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर जवाहर इसरानी जी, जिन्होंने 240 से ज्यादा देशों की डाक टिकट इकट्ठी करके बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, और धरती पे शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां का डाक टिकट इनके पास ना हो। इन डाक टिकट के द्वारा वो समाज में पॉजिटिव एनर्जी फैला रहे हैं और एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उन्होंने हमें और हमारे युवाओं को 2 संदेश दिए जो हम लोग इनके लेके जा सकते हैं। नंबर 1, अपने काम में लगे रहिए, बार बार लगातार लगातार, आपको कामयाबी निसंदेह मिलेगी। और नंबर 2, फिट रहिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर है, जान है तो जहान है। इसी तरह के और भी इंस्पायरिंग लोगों से हम लोग आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेहरबानी। थैंक यू।